नमस्कार दर्शकों, मैं ईशर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं इस चैनल पे बेसिकली बुक्स के बारे में बताता हूं, नॉवेल्स के बारे में बताता हूं, बुक्स की रिव्यूज़ करता हूं। तो अगर आप भी मेरी तरह बुक लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। आज मैं जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ उस बुक का नाम है नकाब बाय जेपी पॉमरे। एक्चुअली में ये जो बुक है वो हिंदी ट्रांसलेटेड बुक है। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो इंग्लिश में है जिसका नाम है लेट मी लाइज। उसको हिंदी में नरेट किया गया है और तब मैं इसके बारे में आपको रिव्यू बता रहा हूँ। क्या अंतर है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में? स्टोरी में कुछ भी अंतर नहीं है, बेसिकली कैरेक्टर्स नेम को और जगह के नाम को बदल दिया गया है। क्या इफेक्ट पड़ा है इस पर? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। इनफैक्ट जब आपको एक ऐसा नाम और एक ऐसी जगह बताई जा रही हो, हिंदी में जो इसका इंग्लिश वर्जन है उसमें ऑस्ट्रेलिया के किसी एक साइकोलॉजिस्ट का स्टोरी है और हिंदी वर्जन में मुंबई के किसी साइकोलॉजिस्ट का स्टोरी है। तो जब आप अपने टाइप का अपने जगह का नाम सुनते हो, मुंबई, या एक ऐसा नाम लोकल नाम सुनते हो जो आप हमेशा सुनते आ रहे हो, तो आप और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हिंदी में नरेट करने की वजह से, जगह और कैरेक्टर्स के नाम को बदल देने की वजह से इस स्टोरी पे इफेक्ट पड़ा है। इनफैक्ट आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। बुक की जो जॉनरा है वो बेसिकली मर्डर मिस्ट्री है। काफ़ी दिन के बाद मैं किसी मर्डर मिस्ट्री को पढ़ रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा डिसीजन सही था, क्योंकि इस बुक की स्टोरी के बाद, और इस बुक को मैं बताऊँगा आगे चल के पूरे वीडियो में कि इस बुक की स्टोरी क्या है और बुक की समरी क्या और मुझे ये बुक कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की जानी मानी साइकोलॉजिस्ट शालिनी भटनागर बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक आदमी को धक्के मार के ट्रेन के सामने गिरा देती है, जिस वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। आखिर क्या रीज़न था जो मुंबई की इतनी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट शालिनी भटनागर, जो एक हैप्पीली लाइफ जी रही थी अपनी फैमिली के साथ, वो इतना बड़ा स्टेप ले लेती है? उसकी फैमिली में उसके हस्बैंड ललित भटनागर, उसका बेटा माधव भटनागर और उसकी बड़ी बेटी कृति भटनागर साथ में रह रही होती हैं। ये सारे लोग एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं, बट इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो शालिनी को इतने बड़े स्टेप लेने पे मजबूर कर देता है। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं और कहानी को, स्टोरी को अच्छे से समझते हैं। एक दिन शालिनी भटनागर अपने केबिन में बैठी हुई थी और उसे एक दोस्त का मेल आता है। मेल में लिखा हुआ रहता है कि जैन एक बहुत ही होनहार बच्चा है, पर कॉलेज की किसी एक हरकत की वजह से कॉलेज ने ये डिसाइड किया है कि वो अब जैन को कॉलेज में पढ़ने नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका सेशन लो, एज ए साइकोलॉजिस्ट तुम इसको गाइड करो और लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इसके बारे में इसको बताओ। जैन उसके सामने ही बैठा हुआ रहता है। मेरे हिसाब से साइकोलॉजी, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास ऐसे मानसिक रोगी मानसिक रोगी जो होते हैं वो कई सारे आते हैं। जैसे कि यहाँ इनके पास एक शालिनी भटनागर के पास एक शिखा नाम की एक पेशेंट है जिसको आईने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उसे जब भी डर लगता है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि अपने पूरे बॉडी को रेजर से काटना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से एक और पेशेंट है मनोज नाम का, जिसको लगता है कि उसके पूरे उसके जो लाइफस्टाइल है उसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है मोबाइल एडिक्शन। ऐसी कोई गेम नहीं है जो वो देर रात तक नहीं खेलता है और ऐसा कोई गेम नहीं है जिसने उसने खेला नहीं हो। लेकिन शालिनी जब मनोज का सेशन लेती है तो उसे ये बात बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये तो एक रीज़न है कि उसको मोबाइल एडिक्शन है, जिस वजह से उसकी जो भी आज कंडीशन है वो है, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, वो है उसका प्रोफेशन। मनोज बेसिकली किसी एक सोशल मीडिया शेयरिंग ऐप पे मॉडरेटर का काम कर रहा होता है। मॉडरेटर क्या होता है, तो आप कहीं भी इंस्टाग्राम या यूट्यूब या किसी पे देखते होंगे, फेसबुक वगैरह पे, कि सेंसिटिव कंटेंट आता होगा जो कि टर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते होंगे। तो मॉडरेटर का काम होता है उस बात को फिल्टर करके, उस कंटेंट को फिल्टर करके आपको वो दिखाएं जो आप देखने लायक हो। उतना ज़्यादा जैसे ब्रूटली किसी का मर्डर किया हो, लाइव मर्डर किया गया हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ें हों, उन सारी चीज़ों को फिल्टर करके आपको वो सही चीज़ें वहाँ पर पहुँचाएं। अब आप सोच के देखिए कि किसी भी इंसान के डेली लाइफ में अगर ये चीज़ें वो डेली देख रहा है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके क्या बैठेगा, वो कितना ज़्यादा ब्रूटली सोचेगा किसी भी इंसान के लिए। तो ऐसे कई सारे साइकोलॉजी के पेशेंट, ऐसे मानसिक रोगी बीमारी, दिमाग के रोगी बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, वो सारे लोग उनके पास आते रहते थे और उनसे डील करना शालिनी का डेली का काम था।
खैर स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सारी वो मेल पढ़ने के बाद जैन का सेशन लेना वो स्टार्ट करती है। सेशन के बाद उसे ये पता चलता है कि जैन बहुत ही गंभीर स्टूडेंट है और बेसिकली उसका जो गलती था वो ये था कि उसने कुछ स्टूडेंट का ऐसे पेपर कॉलेज में जाके चीटिंग के एग्जाम में जाके लिख दिया था। ताज्जुब वाली बात ये नहीं है कि उसने इतने सारे स्टूडेंट का ऐसे पेपर लिखा, ताज्जुब वाली ये बात थी कि जिस भी स्टूडेंट का उसने पेपर लिखा उन सारे को ए ग्रेड मिले। और शायद यही रीज़न था जो शालिनी का फ्रेंड था वो उसको रिकमेंड कर रहा था कि ये एक बहुत ही होनहार बच्चा है, बट इसके पास ऐसा कोई गाइड करने वाला नहीं है जिस वजह से ये कहीं भटक न जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको प्रॉपर लाइफ गाइड करो। एक दिन ऐसे ही वो सारे सेशन खत्म करके जब वो घर आ रही थी और डिनर करने के बाद अपने फैमिली के साथ जैसे ही वो अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, अचानक से उसको एक नीचे बॉम्ब फटने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर से धमाका होता है और सारे लोग नीचे आते हैं। जब नीचे आके देखते हैं तो घर में चारों साइड आग लगी हुई थी। पूरी फैमिली को लेके जब वो शालिनी बाहर निकल ही रही होती है तो उसको गेट पे एक लेटर मिलता है और जब वो लेटर को खोलती है तो उसके पैर से ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि उस लेटर में एक फिगर बना हुआ रहता है, एक ऐसे इंसान का फिगर जिसके सर नहीं रहते हैं। चारों साइड पूरे फिगर में खून फैला हुआ रहता है, हड्डी फैली हुई रहती है और वो डर जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। जब पुलिस आता है तो वो सारी बातें उसको बताती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि जब वो आज ऑफिस से आ रही थी तो एक वाइट कलर का सेडान उसका पीछा कर रही थी। पुलिस उन्हें सचेत रहने के लिए कहता है और कहता है कि इस घर को ठीक होने में टाइम लगेगा, तब तक आप किसी और जगह शिफ्ट हो जाइए। पूरी फैमिली एक होटल में रात बिताती है और कल सुबह होके जब ललित ये देखता है कि शालिनी ऑफिस जाने के लिए रेडी है तो उसको वो मना करता है, बोलता है कल रात के बाद आप बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, मुझे लगता है कि आपको आज का सेशन कैंसिल कर देना चाहिए। पर शालिनी के मन में सिर्फ एक बात आ रहा होता है, वो था जैन। जैन एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही सेंसिटिव है और रिसेंटली ही उसने कुछ इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। इम्प्रूव मतलब कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट से एक रिलेशन, एक ट्रस्ट जो बनना स्टार्ट होता है वो काफ़ी टाइम के बाद होता है, स्पेशली तब जब कोई इंसान आपको प्रिफर किया हो, आप खुद से नहीं आए हो। तो जब आपको कोई दूसरा इंसान बोलता है कि किसी इंसान से बात करने के लिए और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, तो स्वाभाविक बात है कि आप उससे बहुत कम बताएंगे और टाइम लेके बताएंगे ट्रस्ट बिल्ड होने में। तो उसे ये लगता है कि ये जो एक चेन है ये कहीं टूट ना जाए और वो फिर से वो सारे बातों को इग्नोर करके एटलीस्ट जैन का सेशन लेने के लिए वहाँ पहुँचती है। जैन का वो सेशन ख़त्म करती है और वो घर वापस आ जाती है। जब उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उस पूरे जले हुए घर का तो उन्हें कुछ बात पता चलती है और शालिनी को बुला के वो सारी बात बताते हैं। बात बेसिकली ये पता चलती है कि जो भी आपके घर में आग लगाया था वो बेसिकली एक दारू के एक वाइन के बॉटल में पेट्रोल बॉम्ब था और जो जिसने भी इसको आग लगाया वो शूज़ बहुत बड़े बड़े पहनता है। इस बात को नोट करके शालिनी अपने जो कॉमन दिनचर्या है, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको जीना कंटिन्यू करती है। एक दिन जब वो मनोज का सेशन ले रही होती है तो उसकी नज़र मनोज के शूज़ पे पड़ती है। वो शूज़ नहीं भी तो कम से कम 10 से 11 नंबर की शूज़ होगी और उसके दिमाग में अचानक से क्लिक करती है कि जो सामने बैठा मनोज है वो भी दारू का बहुत बड़ा वो है, मतलब उसको भी दारू की बहुत ज़्यादा लत है। कहीं मनोज वो तो नहीं जिसने मेरे घर पे ये अटैक किया है। वो थोड़ा सा घबरा जाती है लेकिन फिर भी बिना डरे वो मनोज का सेशन कंप्लीट करती है और जैसे ही मनोज जा रहा होता है वो अपने रिसेप्शनिस्ट को बुला के ये कहती है कि आप चुपके से जाके देख के आइए कि मनोज का कार कौन सा है। और वो अपना पूरा जो बचे हुए पेशेंट है उनका सेशन लेने के लिए वो चली जाती है। बचे हुए पेशेंट का जब वो सेशन ख़त्म करके आती है और अपने रिसेप्शनिस्ट से पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट उनको एक छोटा सा लेटर देती है, उसमें 2 वर्ड लिखे थे और वो 2 वर्ड उसके पैर से ज़मीन खिसका देते हैं, वाइट सेडान। ये सारी बातें वो पुलिस को बताती हैं और साथ ही साथ ये भी बताती हैं कि मुझे शक है कि मनोज ने ही मेरे घर पे अटैक किया है। पुलिस कहता है कि ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है क्योंकि वाइट सेडान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मुंबई जैसे शहर में, और इतने बड़े पैर का शूज़ पहनना, इतने बड़े पैर होना, बड़े शूज़ पहनना, दारू की लत होना, ये सारी चीज़ें एक मात्र इत्तेफाक भी हो सकती है। हमें एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत चाहिए होगा इस बात को प्रूव करने के लिए। इस बात को कुछ दिन और होते हैं और फिर से वो जो भी अपने दिनचर्या जो नॉर्मल लाइफ जो है वो जीना वो कंटिन्यू करती है। एक दिन जब वो जैन का सेशन ले रही होती है तो जैन के सेशन के बाद जैन एक बहुत बड़ा बात बताता है। वो ये बताता है कि कल जब वो घर जा रहा था तो उसको एक वाइट सेडान पीछा कर रही थी और सेम दिन शिखा भी उसको सेम बात बताती है अपने सेशन के बाद कि कोई है जो उनका पीछा कर रहा था।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि कौन है वो इंसान जो मेरे पेशेंट का भी पीछा कर रहा है, मेरा भी पीछा कर रहा है और मेरे फैमिली का इतना बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आखिर मनोज कौन है जो पूरे मेरे फैमिली को मारना चाहता है और इनफैक्ट मेरे पेशेंट को भी मारना चाहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्रूव करने के लिए उसके पास एक पुख्ता सबूत नहीं था। एक दिन जब वो मनोज का सेशन ले रही थी तो चालाकी से उसने पेपर पे मनोज का फिंगरप्रिंट्स ले लिया और उसने उसे पुलिस को भेज दिया। जब पुलिस उसे एनालाइज करके शाम को कॉल करता है शालिनी को, तो कहता है शालिनी जी, ये फिंगरप्रिंट 95% मैच होते हैं। बहुत बड़ी संभावना है कि ये इंसान वही है जिसने वो मतलब फ़ोटो आपके घर के बाहर रखा था और साथ ही साथ ये क्या कहते हैं घर में अटैक करवाया था। इस बिरा पे, इस प्रूफ पे जो जितने भी पुलिस वाले रहते हैं वो मनोज को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। लेकिन कल होके जैन का कॉल आता है और जैन कहता है कि मेरी छोटी बहन मिल नहीं रही है और वो जो इंसान जो मेरा रेगुलर पीछा कर रहा था, मेरी बहन का पीछा कर रहा था, वो भी आजकल मुझे देख नहीं रहा है। साथ ही साथ शालिनी को ये बात पता चलती है कि आज शिखा का सेशन था पर शिखा भी आज केबिन में नहीं आई है। कौन है ये शालिनी भटनागर जिसके इतने सारे दुश्मन हैं और कौन है वो दुश्मन जो शालिनी के फैमिली के साथ साथ शालिनी के फैमिली, उसके जितने भी पेशेंट हैं सबको टारगेट किया हुआ है। क्या मनोज सच में बहुत बड़ा क्रिमिनल है? क्या मनोज सच में दोषी है? और वो इंसान कौन था जिसको स्टार्टिंग में शालिनी ने धक्के मार के ट्रेन के सामने गिरा दिया था? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस बुक में मिलेगा। अगर मैं बुक की स्टोरी की बात करूं तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि इतने दिन के बाद मैंने किसी एक मर्डर मिस्ट्री को उठाया और उसने मुझे बोर किया हो। इस पूरी स्टोरी की तारीफ मैं करूंगा ही, लेकिन साथ ही साथ मैं अगर एक इंसान की तारीफ ना करूं तो वो गलत होगा। एक्चुअली मैंने इस बुक को ऑडिबल पे सुना और हिंदी वर्जन में सुना। तो जो ऑडिबल पे इसको वॉइस ओवर किए हैं वो है सुचित्रा पिल्लाई जी। अगर मैम आप ये वीडियो देख रही हैं तो सैल्यूट है आपको, क्योंकि इन्होंने इस बुक में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबका डिफरेंट आवाज़ निकाला है। एक टिपिकल मुंबई का जो पुलिस होता है वो किस तरीके से बोलेगा, एक 19 साल की लड़की कैसे बात करेगी, एक ऐसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो एक पढ़ी लिखी औरत है वो किस तरीके से बात करेगी, एक साइकोपैथ आदमी, मनोज जैसा आदमी जो एकदम इतना लाइफ से परेशान है वो किस तरीके से बात करेगा। उस सारे चीज़ों को जो जिस तरीके से खूबसूरती से उन्होंने वॉइस ओवर किया है वो सच में काबिल तारीफ है। अगर उनका वॉइस ओवर इसके पीछे नहीं होता तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये बुक मुझे इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इस बुक को ऑडिबल में भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुनिए, इंग्लिश में सुनिए, कोई अंतर नहीं है। जो बुक की जो स्टोरी है उस पर कोई भी कमी नहीं है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, पढ़िए और पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बुक कैसे लगी। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।